हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे राजस्थान जेई, स्टेट जेई, अदर जेई, स्टेट जेई और एसएससी जेई की क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी हमारे सोइल का चैप्टर चल रहा है, कंसोलिडेशन चैप्टर। आई होप कि यहाँ तक ये चैप्टर हुआ है आपको समझ में आ गया होगा और समझने की पूरी कोशिश करोगे तो आ भी रहा होगा। बस कमी कहाँ रहेगी तो अब आपके प्रयास में, आपके बार बार प्रयास, क्योंकि फिर बताया था मैंने सोइल के हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सीधे कंसोलिडेशन को पढ़ते हो, पीछे के चैप्टर को नहीं पढ़ते हो, तो कंसोलिडेशन समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। पहले पीछे के चैप्टर को, इसीलिए मैंने जो चैप्टरों का क्रम लिया है वो उसी हिसाब से लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि भाई आपको एक एक चीज़ समझ आए। आप स्टेप से कंपैक्शन से स्टार्ट होगे, फिर आप पेनल्टी पे आओगे, फिर आप कंसोलिडेशन पे आओगे, तो वहाँ से आप इफेक्टिव स्टेप्स ये पढ़ते हुए आओगे तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आ रही। और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं तो आई होप कि उनको दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। बस अब आप क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही सोइल के चैप्टर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैं चैप्टर के वाइज करवाता चल रहा हूँ, आपको साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हमारी सोइल हो जाएगी, सोइल या 4-5 सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स पहुंच जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू की सीरीज भी वापस साथ साथ में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर्स की बुक ले आओ, कोई भी, आप तो आजकल तो बहुत ऑप्शन है, पहले इतने ऑप्शन नहीं थे। पहले तो क्या स्टैंडर्ड बुकें जो इंग्लिश में आती थी तो वो भी बहुत बड़ी समस्या रहती थी। आजकल तो क्या हिंदी इंग्लिश कंबाइंड बुकें आ रही हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुकें हैं। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत एरर है, देखो एरर 10-20% सब बुकों में एरर है। आप सोचते हो कई बच्चे बुक्स में एरर है, देखो थोड़ा बहुत एरर तो 10-20% चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्या दिक्कत है, आप अपने नोट्स उठाइए, कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको अपने नोट्सों में जोड़िए। हर चीज़ आपको टीचर सब्जेक्टिव तरीके से नहीं करा पाएगा, ये 100 से कहीं भी ऐसे बात नहीं। मैं इसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म चले जाओ, वो आपको 100% नोट्सों में आपको क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। जब आप एमसीक्यू निकालोगे, वही बात आपको शुरू से कहता हूँ, जैसे ही आप एमसीक्यू निकालोगे आपको वहां कई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन हमारे नोट्स में ऐड होंगे, तो एग्जाम तक हमारे पास इतने अच्छे नोट्स मिल जाते हैं एग्जाम से पहले। इसलिए क्यों कहा था आपसे प्रीवियस ईयर्स के बुक क्वेश्चन निकालने के लिए, ताकि हमें पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या हमें नया मिल रहा है उन क्वेश्चनों में। जो नया मिल रहा है उसे अपने उस टॉपिक के हिसाब से ऊपर पेज पे ऐड करते जाओ, और फिर क्योंकि रिवीजन करोगे जब, बहुत अच्छा आपका लास्ट में जाके तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी। और वैसे जहाँ तक है मैं सब चीज़ों को ऐड करता हुआ ही चल रहा हूँ, जहाँ कुछ क्वेश्चनों से मुझे मिलता है। पहले बात, आप इतने आपने सर्वे पढ़ी है, सर्वे के बाद आपने एमसीक्यू लगाए होंगे, तो आई होप कि आपको 95% एमसीक्यू लग रहे होंगे जेई लेवल के, जेई और एई लेवल के 95 क्वेश्चन आपसे आई होप आराम से इजीली लग रहे होंगे। और सोइल में जितने चैप्टर हो गए उसके बाद आप जो क्वेश्चन लगा रहे हो, जिन चैप्टर हो गए वो चैप्टर हो गए, वो भी आपसे आराम से लग रहे होंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी अब मेहनत है, वो मैंने आपको बताया शुरू में कि आपको बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना है, और बस जितना हो सकता है शेयर करो, क्योंकि इस सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि बहुत दिनों से जो शेयर वाली है वो आपने रोक दिया है, मतलब एक प्रकार से आपने चैनल को एक जगह जाके जाम कर दिया है, बस वहां जाके उससे आगे खिसक ही नहीं रहा है। तो उस चीज़ की आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आप उधर मेहनत करोगे उससे ज़्यादा डबल मेहनत मैं यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज अपन बात करते हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन को हमने क्या समझा था शुरू से, क्विक रिवीजन 5 मिनट में करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब ये था सर कि जब से सोइल में से, सोइल पार्टिकल में से जब वाटर वॉइड निकल जाता है तो हमारा कंसोलिडेशन हो जाता है। और कंपैक्शन हमने बताया था एयर वॉइड निकलने से होता है। दोनों में ही सोइल की डेंसिटी बढ़ती थी, बात मान ली थी आपकी सर, बिल्कुल कोई बात नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसमें क्या था, हमने कंसोलिडेशन पढ़ा था, तो कंसोलिडेशन कितने प्रकार का पढ़ा था कि सर 3 प्रकार का बताया था। मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ आईपीएस याद रखना है। आईपीएस बोले तो आई मस इनिशियल कंसोलिडेशन, जिसमें क्या हो रहा था, उसमें सर कंपैक्शन हो रहा था। फिर क्या था आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन, उसमें क्या हो रहा था सर, पोर वाटर प्रेशर निकल रहा था। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या हो रहा था, उसमें सोइल के पार्टिकल का रीअरेंजमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था भैया, रीअरेंजमेंट हो रहा था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि सोइल के कंसोलिडेशन के आधार पर अपने सोइल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी बांटा था सर, एनसी, यूसी, ओसी, बिल्कुल समझ गए। एनसी में क्या था, एनसी मतलब नॉर्मल, और यूसी अंडर, और ओसी ओवर कंसोलिडेशन, ये आप पढ़ चुके थे। अब उसमें एनसी में क्या हो रहा था कि सर एनसी में ये हो रहा था कि पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस का मान बराबर था, बिल्कुल बात सही है। और यूसी में क्या हो रहा था कि यूसी में सर पास्ट की तुलना में प्रेजेंट में ज्यादा था, बिल्कुल सही है। ओसी में क्या हो रहा था, ओसी में सर पास्ट में ज्यादा था प्रेजेंट की तुलना में, बिल्कुल सही है। फिर उसके लिए हमने क्या निकाला था, फिर उसके लिए सर आपने ओसीआर निकाला था, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। फिर वो कैसे निकाला था, आपने निकाला था पास्ट अपॉन में प्रेजेंट। जैसे हमने देखा था ओवर, जो हमारी ओसी सोइल के लिए उसका वैल्यू कितनी थी, 1 से ज्यादा थी। यूसी सोइल के लिए हमारी 1 से कम थी, और एनसी सोइल के लिए लगभग 1 थी। और मैंने कहा था यूसी और एनसी को लगभग हम एक जैसी सोइल मानते हैं, लगभग बराबर मानते हैं। यहां तक पढ़ लिया था अपन ने, ये सब चीजें अपन ने कल क्लियर कर ली थी। अब आज अपन क्या करेंगे, टर्जागी के 1 डायमेंशनल। अब जो कंसोलिडेशन थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब अपन बात करते हैं अपने आज की क्लास की, ठीक है।
और कल हमने फिर उसके बाद अपने 4 वो डेरिवेशन में एक साथ पढ़ाए थे मैंने, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और रिकम्प्रेशन वगैरह पढ़ाए थे, वो चारों मैंने आपको कहा था एक साथ पढ़ने थे और वो आपको एक साथ डेरिवेशन मैंने कल करवा दिए थे। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, किसमें, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन की थ्योरी के बारे में। ये किसने दी थी? तो ये दी थी भैया टर्जागी ने। सर टर्जागी कौन है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सर फादर ऑफ सोइल, इसको पिता कहा जाता है सोइल का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोइल का पूरा जो ज्ञान था, पूरा जितना ज्ञान भंडार था, इसने अपनी एक बुक में रखा था। कौन सी बुक थी? आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे। सर भूल गए, ऐसा कैसे भूल गए? अर्थ बायोमैकेनिक्स। कब लॉन्च की थी? 1925 में की थी। किस भाषा में थी? जर्मन भाषा में थी। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब अपन बात करते हैं आज टर्जागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। इसने जो थ्योरी दी थी अपनी टर्जागी ने कंसोलिडेशन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इतने देर से अपन 2 दिन से अपन कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी नाम में कंसोलिडेशन आ ही नहीं रहा था। कंपैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, रिकम्प्रेशन, ये ऐसी चीजें पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, आज अपन चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। वहां तक का बेसिक करना भी जरूरी था। इस बोर्ड पे जितना मैटर लिखा हुआ है, इससे 100% हर एग्जाम में कम से कम 8-10 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इसमें से कम से कम ये जो एक एक लाइन लिखी हुई है, सारी क्वेश्चनों की लाइन है, कोई फालतू लाइन नहीं है एक भी। इसलिए मैं नोट्स जो बन रहे हैं अपने, बहुत शॉर्ट बन रहे हैं। आप अदर इंस्टीट्यूट से देखोगे शॉर्ट्स बहुत, नोट्स बहुत शॉर्ट हैं, बहुत छोटे नोट है। क्योंकि जितना आवश्यक है उतनी ही घुटी पिलाई जा रही है आपको, जितनी आवश्यक है, ना उससे ज्यादा दी जा रही है ना उससे कम दी जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन ऑफ सोइल। ये क्या होता है भैया? देखो, अब अपन क्या करते हैं कि 1D का मतलब क्या है, वन डायमेंशनल का मतलब क्या है? वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि टर्जागी ने कहा था कि जो फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन होगा, मतलब केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर उधर से मैं फ्लो नहीं जाने दूंगा। भाई जब अपना कोई सोइल सैंपल है, मान लीजिए मेरा ये सोइल सैंपल है, ये मान लीजिए मेरा सोइल सैंपल है पूरा। अब मैं कह रहा हूं इसमें फ्लो जो होगा या तो वर्टिकली अपवर्ड हो जाए या वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए, लेकिन किनारों से मैं सोइल के पार्टिकल में से क्या होगा कि मैं उसको पानी को नहीं निकलने दूंगा। तो हमारा ये हो गया वन डायमेंशनल। मतलब तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया कि कंसोलिडेशन थ्योरी थी वो किसके लिए एप्लीकेबल थी? तो आप कहोगे सर 1D के लिए, मतलब वन डायरेक्शन थ्योरी के लिए। और कौन सी थी? वो भी वर्टिकली। तो 1D का मतलब समझ गए। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कंसोलिडेशन थ्योरी थी जो दी किसने थी? तो किसने दी थी भैया? टर्जागी ने दी थी। किसने दी थी? टर्जागी ने दी थी। ये बात थी। अब देखिए टर्जागी ने क्या किया था, एक सोइल सैंपल लिया था। सोइल सैंपल लिया था, क्या लिया था? एक सोइल सैंपल लिया था और उसके दोनों तरफ ये सैंड फिल्टर लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? ये सैंड फिल्टर लगा दिए थे। इसको बोलते हैं सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर क्या बोलते हैं भैया? सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर लगा बोलते हैं इसको। ऊपर दोनों तरफ क्या लगा दिए थे? सैंड फिल्टर लगा दिए थे। अब देखो, आप पुराने जमाने में तो जो अपन टेस्ट करते थे ये तो पीजोमीटर की सहायता है, लेकिन आजकल तो देखो आधुनिक जमाना आ गया है, मॉडर्न जमाना है, तो उसमें आजकल तो सीधा मशीनों से जमा चेक हो जाता है। लेकिन पहले जब चेक किया जाता था तो क्या था, सोइल सैंपल लिया जाता था। अब क्या होता है, इसमें पानी इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, साइडों से क्या होती थी, लॉक होती थी, किनारों से पानी नहीं निकल दिया था, ना यहाँ से ना इधर से। अब क्या करते थे कि पीजोमीटर लगा देते थे। तो पीजोमीटर क्या कहता था कि अपने पास जो कंसोलिडेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ लगा के देखते, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट मिलती थी 20 है। क्योंकि देखो यहाँ क्या हो गया, सबसे ज्यादा पूर्व वाटर से कहाँ से निकलेगा, प्रेशर कहाँ लगेगा, कि सर प्रेशर यहीं लगने वाला है। देखो ये मान लीजिए पानी यहाँ था, इसमें पूरा भरा हुआ है। अब पानी पूरे में जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करूंगा या लोड लगाऊंगा, कोई सोइल सैंपल है, मान लीजिए अब इसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए सोइल सैंपल है पूरा, अब इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपके पूरा पानी भरा हुआ है। अब मेरे पानी वर्टिकली कहाँ से, या तो ऊपर से निकल सकता है या साइड से निकल सकता है। अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ आने वाला है, सर पोर वाटर प्रेशर का इफेक्ट कहाँ आने वाला है। अब कई बच्चों को सर पोर वाटर प्रेशर क्या होता है ये भी तो भूल गए हम, बहुत पहले सीखा था। अरे भैया पोर वाटर प्रेशर ये होता है पानी में और सोइल के कणों में लगने वाला स्ट्रेस, लोड लगने वाला। अब समझ गए बात वो। अब जब इस पर लोड लगेगा तो क्या होगा भैया, तो लोड लगेगा तो पहले तो पानी अपना जोर लगाएगा कि भाई मैं नहीं निकलूंगा सोइल में से, कैसे निकल जाऊंगा। लेकिन जब स्ट्रेस लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, पानी निकलने का प्रयास करेगा। और पानी कहां से निकलेगा, जहां से आपने अनुमति दे रखी है पानी को। कहां से दे रखी है, वर्टिकल डायरेक्शन। सैंड फिल्टर आपने कहां लगा रखे हैं, या तो अपवर्ड लगा रखे हैं, डाउनवर्ड लगा रखे हैं। अब देखो यहाँ जो देखो, अब यहाँ समझना आप, ये सैंड फिल्टर, एक तो सैंड फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, एक सैंड फिल्टर, तो यहाँ का जो पानी है पास का, तो उस पर क्या लोड आने वाला है, क्या कुछ भी स्ट्रेस नहीं आने वाला। क्यों, जैसे ही आपने पोर वाटर प्रेशर को निकलने की अनुमति, वो तो चुपचाप निकल जाएगा यहाँ से कि ठीक है मेरा तो वे भी छोटा है। क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल को, यहाँ के जो पानी के पार्टिकल को बाहर निकलने के लिए कोई ज्यादा लंबा रास्ता तय करना है क्या, नहीं भैया, जैसे स्ट्रेस लोड लगा मैंने फटाफट से निकल गया। तो इस पे क्या स्ट्रेस आया, कुछ भी, लेकिन स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पर ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके लिए इधर भी जाना है तो भी लंबा पाता है, इधर भी जाना है तो भी बहुत लंबा वे है। तो मतलब यहाँ पहले ये लड़ेगा स्ट्रेस, भाई मैं यहाँ कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ के किनारों के पानी में तो स्ट्रेस कहाँ ज्यादा आएगा, तो मिड पे। तो इसलिए पानी की जो पीजोमीटर की आएगी मैक्सिमम हाइट जो मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी, मिड हाइट पे मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि पोर वाटर प्रेशर में जो
मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मिड मिलेगा, और कम कहाँ मिलेगा आपको, किनारों पर कम मिलेगा। ये बात भी सही है सर। अब सर एक खरुपति दिमाग मेरे क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि आप कह रहे हो दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है आपकी बात मान ली कि भाई यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, वो बात में समझ गए, लेकिन मान लीजिए कि मैं ऊपर वाले को पानी की अनुमति ना दूं, सिर्फ नीचे नीचे से दे दूं, तो आपकी बात तो सही है, मैं कब मना कर रहा हूं, तो नहीं दोगे तो स्ट्रेस ज्यादा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा वो तो वैसे बता क्यों, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा पे यहाँ से लंबा वे आना पड़ रहा है उस पानी के पार्टिकल को, यहाँ से कितना लंबा वे आना है, h डिस्टेंस तक आने वाला है। तो ये कब हो सकता है, ये वन डायरेक्शन जब सिंगल ड्रेनेज हो, और ये कैसा है डबल ड्रेनेज है, ऊपर से भी जा रहा है और डाउन भी, तो डबल ड्रेनेज। ये तो वही बात होगी जब मैंने कहा था कि आपको जो कंसोलिडेशन की थ्योरी थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, भाई वो ड्रेनेज पथ पर तो डिपेंड कर ही रही थी कि भाई ड्रेनेज पथ कितना है, ड्रेनेज पथ कितना है, कितनी दूर तक पानी को वे करना है, तो वो भी हम अभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं मैंने क्या करा कि जो चेंज इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है, ये जब अपन इरिगेशन पढ़ेंगे तो वहां में आपको, क्योंकि इससे मिलती जुलती इरिगेशन है, क्योंकि सारा खेल इरिगेशन में भी किसका है, सोइल का ही है भैया। तो चेंज इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा जो क्योंकि ये सब कंसोलिडेशन किसके रिस्पेक्ट में है सर, टाइम के रिस्पेक्ट में, आपने पहले ही बता दी थी बात, ये बता दी थी मैंने। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो होगा प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली किसके, चेंज इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ के, क्योंकि डेप्थ का तो डिपेंड हो ही रहा है दोनों। तो ये फॉर्मूला आपसे सीधा एग्जाम में पूछा था ऑब्जेक्टिव में, सीधा आपसे कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार डायरेक्ट ऐसा कैसा ही पूछा हुआ है कि भाई इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है तो टाइम से वो रिस्पेक्ट वो इसके किसके स्क्वायर के होता है, वो चेंज इन परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ के होता है, क्योंकि डेप्थ पे तो डिपेंड कर ही रहा है पूरा। पोर वाटर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है भाई, पोर वाटर प्रेशर निकल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, डेप्थ की, डेप्थ जितनी कम होगी उतनी जल्दी निकल जाएगा, डेप्थ जितनी लंबी होगी उतना ही टाइम लेगा। समझ गए बात को। तो सर सीधे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, और तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, एक याद करने का मतलब थोड़ी रटना है इसको उंगलियों पे, बस देख लो कि कहां हो रहा है भाई। ये पोर वाटर प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के, मतलब डेप्थ के। अब क्या करूंगा मैं, जैसे ये अपना प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाऊंगा तो यहां मुझे एक कोएफिशिएंट मिलेगा, यहां मुझे एक कोएफिशिएंट मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, सीवी, क्या मिलेगा, सीबी मिलेगा, सीबी मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, क्या बोलते हैं भैया, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। किसको, इस सीवी को, कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर ये भी पूछ लेते तो ये भी वही की बात है, भाई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया आपने तो सीवी आपके पास कांस्टेंट मिल गया, और सीवी क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको आप पहले भी कई बार पढ़ के आ चुके हो, परमेबिलिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, वहां पे मैं कहा ये सीधा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अब जो सीवी आया आपका, सीवी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये सीवी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आप कहोगे सीवी डिपेंड ऑन द सीवी, फॉर्मूला लिख लो, के अपॉन में एम बी अपॉन गामा एम डब्ल्यू। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, के अपॉन एम बी अपॉन गामा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हो सीधा। तो के पर डिपेंड कर रहा है, एम बी पर डिपेंड कर रहा है। एम बी की वैल्यू क्या थी, कोएफिशिएंट ऑफ ये चेंज वॉल्यूम क्या थी, पढ़ के आए थे, ए बी अपॉन में 1 + C0। हाँ सर अब याद आ गया, अभी पिछले कल वाले लेक्चर में ये पढ़ के आए हो ना, एम बी ए बी अपॉन + C0। ए बी बराबर कैसा आया था, ए बी बराबर क्या था आपका, कि पोर वाटर प्रेशर में चेंज और इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज, या स्ट्रेस में या लोड, पढ़ के आए थे, बिल्कुल सर पढ़ के आए थे। तो बस फिर क्यों बोल रहे हो, ये कल ही तो पढ़ के आए हैं अपन, तो बस ये चीज। अब टर्जांगी ने क्या क्या, देखो कोई भी काम करता है अपने अजम्पशन सिद्धांत लेके चलता है, आपके भी जीवन के कुछ सिद्धांत होंगे, स्वाभाविक सी बात है। आप भी अपना कोई काम करते हो, सिद्धांत मेरा सुबह इतने बजे उठने का, ये मुझे पढ़ने का, ये मुझे करने का, सबके अपने अपने सिद्धांत। तो टर्जागी बाबा ने भी अपने ये जब काम किए थे तो अपने सिद्धांत रखे थे। तो टर्जागी ने पहले क्या कहा था कि सोइल मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, सोइल मस्ट बी होमोजीनियस। सर अंग्रेजी आगी मतलब यह है कि सोइल जो है, सोइल पार्टिकल, मिट्टी जो है अपनी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। सर ये दो वर्ड हम सुनते बहुत हैं लेकिन इनका मतलब आज तक समझ में नहीं आया, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये अधिकतर में केस में सुना है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अरे इसका मतलब मैंने आपको सॉम में बताया होगा, सॉम में बताऊंगा जब सॉम चलेगी वहां पे। आइसोट्रोपिक का मतलब, होमोजीनियस मतलब ये है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि सोइल पार्टिकल के हर पॉइंट पर सभी दिशाओं में लगने वाला लोड जो स्ट्रेस का मान है वो क्या होता है, समान रहता है। और आइसोट्रोपिक का मतलब किसी भी पॉइंट पर सभी दिशाओं में समान होता है। ये जब मैं आपको बताऊंगा कहाँ, सॉम में, एसएम के अंदर, तो वहां आपको एकदम इस डिटेल में चर्चा कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बस होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का मतलब ये कि उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है,
प्रॉपर्टीज है मतलब सब दिशाओं में, मतलब वो सोइल सैंपल है, ये सोइल सैंपल है, इसकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है वो यहाँ पे होनी चाहिए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए। बस इसका मतलब आसान भाषा में और सिंपल भाषा में ये। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पूरा सैंपल एक जैसा होना चाहिए, रंग बिरंगा या वैसा नहीं होना। रंग बिरंगे की बात नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज गुणों में, कि यहाँ गुण सोइल का सैंपल आधा कुछ और प्रॉपर्टीज दे रहा है, आधा कुछ और प्रॉपर्टीज दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टीज नहीं देना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है। अब दूसरी बात, डार्सी लॉ इज वैलिड, मतलब डार्सी का नियम लागू रहना चाहिए। अब डार्सी का नियम क्या लागू रहना चाहिए? अब वो तो मैंने पहले टीम बताए थे डार्सी के नियम क्या थे, वो वाले पॉइंट मैंने कहा था वहां याद कर लो, मैंने कहा था जरूरी है याद रख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने बस इतनी सी लाइन लिख दी, डार्सी लॉ इज वैलिड। तो डार्सी के क्या क्या वैलिड थे याद है? सर रेनॉल्ड नंबर का मान 1 से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सोइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, सोइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए। अब ये कोई ये नहीं कहेगा सर सैचुरेटेड क्या होती है, क्योंकि उनकी तो बहुत महंगी पिटाई होने वाली है फिर अगर ये बोलेगा तो। सैचुरेटेड होनी चाहिए। तीसरी बात, फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। सर हम हिंदी में लिख लेते हैं इन बातों को, बिल्कुल लिख सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि पानी का बहाव है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, जो पानी का बहाव है वो सीधी दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ गए बात को? तो मैंने कहा था इसलिए इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। तो हमारा टरजागी वन डायमेंशन कॉन्सोलिडेशन सोइल, तो मतलब टरजागी ने जो दिया था 1D के लिए दिया था। तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं जो टरजागी का जो कॉन्सोलिडेशन थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना 1D के लिए। और 1D का मतलब भी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, 1D का मतलब वन डायमेंशनल, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन से ही पानी निकल रहा है और अदर डायरेक्शन से नहीं निकल रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है। ओनली वैलिड फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। सर ये बात समझ में नहीं आई, ओनली वैलिड फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन क्यों भैया? ये कंसोलिडेशन थ्योरी प्राइमरी में ही क्यों समझ है? आपने तो 3 प्रकार पढ़ाए हैं, इनिशियल पढ़ाया है, प्राइमरी पढ़ाया है, सेकेंडरी पढ़ाया है, तीनों में एप्लीकेबल क्यों नहीं है? तो इनिशियल में तो भैया क्या हो रहा था सर, इनिशियल में तो खाली एयर निकल रही थी, तो एयर निकल रही थी तो वाटर का तो कोई संबंध ही नहीं था, तो इनिशियल तो हो ही नहीं सकता। प्राइमरी में वाटर निकल, और सेकेंडरी में क्या हो रहा था? सेकेंडरी में वाटर निकल रहा था क्या? नहीं सर, सेकेंडरी में भी वाटर नहीं निकल रहा था, क्योंकि पूरा 95% जो पानी सेटलमेंट था वो तो प्राइमरी में होता है, क्योंकि प्राइमरी में पानी निकलता है। सेकेंडरी में तो क्या होता है सर, पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? पार्टिकल का रीअरेंजमेंट, मतलब सॉइल पार्टिकल एक दूसरे के अरेंजमेंट होते हैं। तो बिल्कुल बात सर समझ गए, तो ओनली वैलिड फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब दूसरा, ईवेपी में रिलेशनशिप इज लाइनियर, लाइनर होती है। इसका मतलब सर समझा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कई बार एग्जाम आती है। लीनियर समझ मतलब कि जो आपका आप डायग्राम बनाते थे, जब मैंने कंप्रेशन इंडेक्स का डायग्राम बनाया था तो ई में और जो स्ट्रेस में डायग्राम बनाया था वो कैसा था? अपना लीनियर डायरेक्शन था। तो मतलब जो रिलेशन होता है इनका लीनियर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? लीनियर, मतलब जैसे जैसे आपका वर्ड रेशियो चेंज आ रहा है वैसे ही आपका कांस्टेंट रूप से आपके स्ट्रेस में या प्रेशर में आपके चेंज आना चाहिए। तो ये 5 आपके क्या हो गए? ये हो गई हमारी टरजागी की वन डायमेंशनल थ्योरी पूरी, इतनी सी, बस इतनी सी कहानी सर, बस इतनी सी कहानी, ये आपको याद रखनी है। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या आई क्या आपको? कोई भी दिक्कत आई है तो एक बार वापस पीछे से देख लेना, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आपको सर रिवाइज करने से अच्छा है कि आप वापस वीडियो को चले जाओ पीछे, दोबारा से देख लो, फटाफट से क्विक रिवीजन और करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ से, ये टॉपिक अपना टरजागी वन डायमेंशनल कॉन्सोलिडेशन सॉइल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक, डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन। डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उधर साफ कर दूंगा ताकि मैं इसको आपको समझा सकूं। चलिए इसको मिटा दूं मैं एक बार। भाई समझ गए, टरजागी का वन डायमेंशनल कॉन्सोलिडेशन सॉइल है, बिल्कुल सी। ये क्या लगाए हैं सर? ये पीजोमीटर लगाए हैं, क्या चेक करने के लिए? अपने को परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, पानी का जो भाव है अपना जो कितना चेंज करने के लिए। ये अपने पास फॉर्मूला क्या आया था? डेल यू अपॉन डेल टी प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई टाइम के और जेड के डेप्थ के रिस्पेक्ट में ये होता है। ये फॉर्मूला मैंने कहा था आपको बहुत मस्ट है याद करना। और सी भी डिपेंड किस पे करता है? परमेबिलिटी पे और अपने किस पे? कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये आपने भी पढ़ लिया। अब अजम्पशन, टरजागी के अजम्पशन क्या थे कि सोइल पार्टिकल क्या होना चाहिए भैया? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डार्सी का लॉ वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डार्सी का लॉ क्या था? रेनॉल्ड नंबर का मान 1 से कम हो, सोइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए। चलो भैया ये इतनी कहानी में समझ में आ गई। फिर फ्लो कैसा होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। ओनली वैलिड प्राइमरी कंसोलिडेशन, ईवी में रिलेशन जो होता है वो लीनियर होना चाहिए। क्लियर कहानी यहाँ तक कहानी क्लियर आपको? चलिए अब बात करता हूँ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? देखो समझना मेरी बात को एक बार। मान लीजिए मेरे पास ये सोइल सैंपल है, ये सोइल सैंपल है। अब
इस पे जब लोड लगेगा, ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस अपनी, इस पे लोड लगने वाला है कोई डब्ल्यू बार, लोड लगने वाला है किसी भी चीज का स्ट्रक्चर का लोड मान लो। अब मैंने कहा ये एच डेप्थ तक इसकी कितनी, अपनी डेल्टा एच तक। भाई एक इनिशियल टाइम में कि भाई इतना सेटलमेंट होना है इसमें, कि सेटलमेंट होना है टोटल एक्सपेक्ट सेटलमेंट, मतलब अपन ने क्या कहा, लोड लगाया। तो अपन इंजीनियर है, काम कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे भाई, आम भाषा में बात करता हूँ आपसे नॉर्मली समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने ये जमीन का टुकड़ा है, इस पर अपना भार रख दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद तक ये 9 सेंटीमीटर बैठ जाएगी। सेटलमेंट इसमें लास्ट जो मैक्सिमम होगा 9 सेंटीमीटर सेटलमेंट हो जाएगा। भाई 9 सेंटीमीटर सेटलमेंट होना है सोइल का पार्टिकल। तो आपने कहा ठीक है भैया, लेकिन हमने चेक किया इंस्टेंट टाइम पे, जब देखा सेटलमेंट कितना हुआ, हमने सेटलमेंट देखा कि 5 सेंटीमीटर हुआ बस। कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ। तो मतलब तो इसी का रेशियो 5/9 का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। परसेंटेज में 100 की मल्टीप्लाई कर दो। सर अब समझ में आई कहानी, ये इतनी देर से यूसी और बीसी तो ये डेल्टा एच तो परेशान कर रहे थे हमें। तो आम भाषा में समझेंगे सोइल, क्योंकि अपने को देखो समझना है, मतलब नहीं है फालतू रटने का नोट्स में पड़ा, अपन बात को समझ जाएंगे तो अपने फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर अपने कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो कई बार पूछा जाता है कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच के रेशियो को क्या कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सर ऐसे पूछेंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे कि एक सोइल टाइम पे इतनी तो सेटलमेंट हुई और इतना सेटलमेंट होना था, उस रेशियो क्या कहा जाता है। सर अभी भी नहीं समझे क्वेश्चन को। देखो तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टर्म ऑफ सेटलमेंट, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यू परसेंट में क्या, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, मतलब डेल्टा एच क्या है, टोटल एक्सपेक्टेड सेटलमेंट। भाई अपन ने एक्सेप्टेड इतना किया, अपन कोई चीज कहते हैं ना भाई ये चीज इतनी होगी, अपन एक एक्सपेक्ट कर देते ना भाई, अपने एक अपन अनुमान लगा लेते हैं कितना होगा। और सेटलमेंट एट द इंस्टेंट टाइम, भाई उस टाइम हमने जब चेक किया उतना सेटलमेंट हुआ, जितना हमने एक्सेप्ट किया था उससे कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ, वो हमने चेक किया। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी कम ही होगा, वो तो अपने परसेंटेज में निकालना है। तो भाई एक्सेप्ट टाइम पे हुआ हुआ सेटलमेंट तथा एक्सेप्ट जितना अपने एक्सेप्ट किया था उस सेटलमेंट के रेशियो क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहा जाता है। ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, टर्म में, सेटलमेंट की टर्म में बात कर रहा हूँ, जब सोइल सेटलमेंट हो रही है। ठीक है, समझ गए बात को कि सर ये डेल्टा एच मतलब सोइल पार्टिकल था, कि डेल्टा एच इसकी सेटलमेंट होना था इसको, लेकिन हमने देखा तो ये कुछ डेल्टा एच ही सेटलमेंट हुआ, डेल्टा एच सेटलमेंट हुआ। तो इसमें मतलब डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एच के रेशियो, कैपिटल एच स्मॉल के रेशियो क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। आम भाषा में सर हम पूरी कहानी समझ गए, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस तो आपकी इतनी सी बात का इंतजार कर रहा था मैं कि आप समझ गए मेरी बात को, आप समझ गए तो बस, फिर मुझे क्या दिक्कत है। अब सर ये भी तो क्या है, ये मेरा खत्म हो गया डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टर्म ऑफ सेटलमेंट की टर्म में। तो डेल्टा कैपिटल एच क्या है मेरा, टोटल एक्सपेक्टेड सेटलमेंट, कि भाई इतना सेटलमेंट होना चाहिए। भाई हिंदी में लिख लो भले कोई दिक्कत नहीं है, भाई इतना सेटलमेंट होना था, लेकिन टाइम पे चेक किया तो इतना सेटलमेंट हुआ। आपको यह समझ में नहीं आया करे तो ऊपर ब्रैकेट लगा के जो मैं हिंदी बोलता हूँ वो लिख लिया कि भाई इतना सेटलमेंट होना था और हमने जिस टाइम चेक किया वो इतना सेटलमेंट हुआ, तो उसका रेशियो था हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब दूसरा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टर्म ऑफ वॉइड रेशियो, ये तो हमारा टर्म था किसमें, ये सेटलमेंट के रूप में हमने चेक किया था, ये तो हमने सोइल कितनी बैठी उसमें सेटलमेंट में चेक किया। लेकिन दूसरा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसकी टर्म में, वॉइड रेशियो की टर्म में। तो वॉइड रेशियो मान लीजिए ये सोइल थी मेरी कोई बैठी, जब मैंने वॉइड रेशियो चेक किया जब मेरा E0 था, मतलब क्या था, E0 था वॉइड रेशियो इनिशियल स्टेज पे, मतलब पहली स्टेज पे जहाँ कुछ भी नहीं था। और यहाँ मैंने लास्ट में जब सोइल चेक करी, लास्ट में मेरा फाइनल होना था E100, मतलब यहाँ मेरा फुली सेटलमेंट हो जाना था सोइल का। लेकिन मैंने किसी टाइम पे चेक किया, वहां पर मुझे वॉइड रेशियो मिला E, वहां पे मुझे वॉइड रेशियो मिला क्या, E। भाई शुरू में E0 था सेटलमेंट, भाई यहाँ तो वॉइड रेशियो 0 था, लास्ट में मेरा कितना आ गया, E100 आ गया। लेकिन जब मेरे को किसी टाइम चेक करना था तो वो मैंने किस में दिया, E। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, E0 बराबर E0 माइनस E अपॉन में E0 माइनस E100। सर ऐसा ही रिलेशन कुछ आईडी पढ़ के आए थे हम, Emax माइनस E मिनिमम, ऐसा कुछ पढ़ के आए थे मिनिमम। हाँ सर याद आ गया, तो बस वही चीज तो है ये सेम, बस वहां पढ़ के आए थे, वहां 0 से 15 की लूसेंट था, 15 से 30 पढ़ के आए थे, फिर 30 से 65 पढ़ के आए थे, 65 से 85 पढ़ के आए थे, 85 से 100 पढ़ के आए थे। लिमिट भूल गए क्या, रिलेटिव डेंसिटी आईडी, 0 से इसकी वैल्यू कितनी होती है, आईडी की वैल्यू पूछा जाता था आपसे, 0 से 1 से 100 तक, 0 से 100 तक की वैल्यू लिमिट थी इसकी। और किसके लिए था, मैंने कहा था कोइजन लेस के लिए, कई बार पूछते हैं एग्जाम में
कौन सोइल के लिए चेक किया था? कोइजन लेस सोइल के लिए। देखो यहाँ से आप अब ये पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो, रिवीजन करते हो। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हो तो आपको 1 मिनट में चीज़ समझ में आ गई है। लेकिन इसलिए कहता हूँ सोइल एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर चैप्टर से जोड़ के रखेगी। ये इतनी चीज़ आने के बाद ये आपको तुरंत पहले चैप्टर में ले गई कि नहीं, और वहाँ का आपका डाटा क्लियर है तो आप आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से करके आगे। तो इसलिए साथ में सोइल को रिवीजन करते रहेगा। ये मत देखा करो कि मैटर हमारे पास कम है, लेकिन आपके पास ये सोचो कि जो मैटर हमारे पास है वो मैटर हमें आ रहा है क्या। जिस दिन ये मैटर आपको आने लग जाए उस दिन मैं कहता हूँ आप दूसरा मैटर पकड़ो। आप क्यों भटकते हो कि यार मेरे पास नोट्स कम है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दूसरे का हो जाएगा। अरे दूसरे का तो जब होगा जब आपको ये हल्का सा मैटर नहीं आ रहा, आप भारी मैटर कैसे जान लोगे? भाई आपको आराम से बैठे बैठे खाने को थोड़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत है, पहले थोड़ा खाओ, जब आपका पेट नहीं भरे जब आप दूसरी जगह मुंह मार लेना। ठीक है, तो आराम से आप पहले क्या करो कि जितना मैटर है उसको पढ़ो आप। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, या फिर आप किस चैनल को फॉलो कर रहे हो वहां पे आपको अच्छा मैटर मिल रहा है तो फिर एक को ही फॉलो करो, ये बहुत बेस्ट रहता है। जगह जगह आप इधर उधर देखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा कि इस चैप्टर को मैं वहां देखे हूँ, वहां देखे हूँ, वहां देखे हूँ, तो ना चैप्टर वो वहां आएगा, ना वहां आएगा, ना वहां आएगा। 2 दिन का आपका 2 GB जो भी नेट आता होगा वो चला जाएगा। इससे बढ़िया एक जगह कहीं देख लोगे तो वो आपको 10% भी सिखा के जाएगा, तो 10% सीख तो गए ना। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ पोर वाटर प्रेशर की टर्म में। किसमें? पोर वाटर प्रेशर की टर्म में, कि भाई अपना इनिशियल स्टेज पे पोर वाटर प्रेशर कितना था, यूआई, और फिर फाइनल पे कितना था, यूएफ, और फिर अपॉन में यूआई का। मतलब शुरू में जब लोडिंग स्टार्टिंग स्टार्ट हो रही थी, जब मेरा पोर वाटर प्रेशर का मान कितना था, और फिर लास्ट में जब फाइनल स्टेज पे मेरा पोर वाटर प्रेशर कितना रह गया, और अपॉन में इनिशियल स्टेज पे मेरा पोर वाटर प्रेशर कितना था। इसका रेशियो मेरा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहलाता है। समझ गए बात को? ये तीनों टर्म में मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं क्या आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ लिखवा के, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आप कुछ देख लो, फिर उसके बाद अपना इस चैप्टर का लेक्चर जो होगा कल लास्ट होगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना, क्वेश्चन लिखूंगा तो ऐसा नहीं कि फटाफट से भागने लग जाओ। ठीक है, क्वेश्चन तो देख लो 1-2 क्वेश्चन को, जिससे क्या मैं फटाफट आपको क्वेश्चन करा देता हूँ 1-2, जिससे आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और ये मैंने बताया भी था आपको पढ़ाते समय, मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सोइल इज द, बाकी चैप्टर लास्ट में खत्म होगा जब मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल है वो मैं करा दूंगा। अभी मैं आपको लिखने में समय खराब नहीं करूंगा आपका, इसलिए अभी जो छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं वही करा रहा हूँ अभी। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बी, स्ट्रेन टू स्ट्रेस सी, स्ट्रेस टू सेटलमेंट ऑप्शन डी, रेट ऑफ लोडिंग ऑफ द सेटलमेंट, रेट ऑफ लोडिंग ऑफ सेटलमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो आप बताओ फटाफट। वैसे जो पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्होंने 1 मिनट में जवाब दे दिया होगा सर बी, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। जब कल नहीं पढ़ाया था ये मैंने, जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आता है। अब देखो जो बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी, जिसने नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी, चैप्टर छोड़ जाएगा, तो उसके दिमाग में एसएम वाला याद रहेगा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, हमेशा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है अपना। उसको ये दिमाग में रहने वाला है, उसके दिमाग में ये रहने वाला क्या भाई, स्ट्रेस जो मॉडुलस वेलोसिटी हमारे क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होती थी, तो उसके दिमाग में सीधा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही फॉर्मूला याद है, तो फटाफट से स्ट्रेस और स्ट्रेन देखेगा। अच्छा ये रेशियो पूछा हुआ है क्या, रेशियो देखा सीधा, वो यहाँ भी नहीं पकड़ेगा, रेशियो पकड़ा स्ट्रेस टू स्ट्रेन, फिर एग्जाम बाहर आके कहेगा अल्लाह यार क्यों स्ट्रेन टू स्ट्रेस तो अपन बहुत कम देखते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा जब भी आपके दिमाग में चलेगा स्ट्रेन टू स्ट्रेस, क्योंकि इसने ऑप्शन में डाला ही ऐसा है, इसने पूरी वो लाइन नहीं लिखी है कि स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन में इफेक्टिव स्ट्रेस। जब तो अपन सोइल में जाएं, इसने ऑप्शन ही ऐसा दिया है जैसे आप कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज होने के लिए देता है। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ऊपर ऊपर से, तो उनको ये पता है कि जो अपन सोइल की बात है, कंसोलिडेशन चैप्टर है, तो सेटलमेंट से बात है, क्योंकि
कंसोलिडेशन पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड है? सेटलमेंट पे। स्वाभाविक सी बात है, सेटलमेंट पे है और रेट ऑफ सेटलमेंट पे है, तो उसने कहा जब रेशियो पूछा है तो स्ट्रेस टू सेटलमेंट कर लो। लेकिन पढ़ने वाले के लिए बहुत इजी क्वेश्चन, ना कराने के बराबर क्वेश्चन है ये। और लेकिन यही क्वेश्चन जो होते हैं ना अपने को अंदर बाहर कर देते हैं कई बार, क्योंकि अपन डीपली कराते हैं, लेकिन हल्के हल्के क्वेश्चन क्या होते हैं अपन से गलत हो जाते हैं। तो ये गलत होने का कारण ये होता है कि अपन ने कुछ चीजें बाउंस कर जाते हैं, और बाउंस करने के कारण ही अपने पास ये चीजें का नुकसान होता है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लो फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन, ऑन ए प्रेशर, आपके टाइम को बचाने के लिए मैं ऑलरेडी इतना जल्दी करता हूं। पहली बात तो देखो, अपने दो दो तीन तीन लेक्चर में सिर्फ अपने चैप्टर खत्म हो रहे हैं। अब कल इसका कंसोलिडेशन का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर लगेगा और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। सोइल और जबकि सबकी बड़ा चैप्टर है सबसे, सोइल 10 स्लोप। क्वेश्चन को पढ़ना स्लोप होता, फटाफट उतारते जाओ, साथ में उतारो तो ये पोर्शन रिफर्ड अब क्या है, इसमें थोड़ा सा लिखाते समय में हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखा सकता, इसलिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उस समय अपन दोनों क्वेश्चन लगा देते हैं ना हिंदी इंग्लिश में। तो अभी आपको थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश के लिए। कंप्रेशन इंडेक्स, अब मुझे फटाफट से क्वेश्चन देखो आप, इसमें ऑप्शन लगभग आपके सामने आ चुके हैं, ये लो। अब पढ़िए क्वेश्चन को, और मीनिंग पे कोई मत जाना कि सर मीनिंग गलत, जल्दबाजी में हो सकता है, स्पेलिंग को जरूरी नहीं हो सेम हो। बस आप तो क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन डी, बाकी मैं बोल दूं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। फटाफट से देखिए, बस सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन ए प्रेशर void ratio plot for a soil, the slope of the linear portion is the reference। सर और समझ में नहीं आ रहा, ये लाइनर में आपने करके मारा तो लाइनर समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जो अपने कंप्रेशन जो डायग्राम बनाया था, किसका, वॉइड रेशियो का, स्ट्रेस का डायग्राम बनाया था, तो लीनियर जो डायग्राम बन रहा था हमारा, कुछ इस टाइप का डायग्राम बना था, उस डायग्राम को, लीनियर डायग्राम को आप क्या बोलते थे? सर बस इतनी सी बात पूछी है इसने, अब देख लो आप। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार कहाँ पूछा गया, ये एनपीसी जेई 21 जनवरी 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई जेई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या बोलते थे आप? सर हमने इसको कंप्रेशन इंडेक्स बोला था। बताओ, इतना सरल सवाल, लेकिन सर इतना घूम के आए, ये पढ़ के आए अपन, अब कल ही पढ़ के आए, लेकिन देखो थोड़ा सा घुमा दिया इसने क्वेश्चन को, देखो किस टाइप से दिया है। अब क्या बोले, अब कई तो कहेंगे सर सोइल में पढ़ाया कुछ और है और क्वेश्चन कुछ और पूछता है। तो देखो चीज पूछा, वहां से आपने वर्ड से पकड़ा कि स्लोप पूछा कि भाई किसमें, वॉइड रेशियो में और प्रेशर में। सर स्ट्रेस, अरे स्ट्रेस प्रेशर से तो जनरेट हुआ। मैं क्या कहता था, स्ट्रेस जब आपका स्ट्रेस प्रेशर बराबर कैसे, जब मैंने आपको ऐसे में पढ़ाई थी भाई, आपने फोर्स लगाया था ये वाला, तो इंटरनल रजिस्टिंग क्या होता है, फोर्स उत्पन्न होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है, इसी को तो आपने स्ट्रेस कहा था, भाई ये किस एरिया पर डेवलप हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ये बाहर के फोर्स के बराबर ही उत्पन्न होता है, ये बाहर के फोर्स के बराबर, जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट उतना ही फोर्स उत्पन्न होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, तभी तो बैलेंस होता है। तो इसको इसलिए बोलता है, प्रेशर की टर्म में दे देता है वो, कई बार प्रेशर भी बोल देता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है इस चीजें। तो प्रेशर और वॉइड रेशियो के बीच में आपसे जब पूछा है कि प्लॉट फॉर भी स्लोप पूछा, वो भी लीनियर पोर्शन वाला, तो लीनियर पोर्शन वाले को आप क्या बोलते हो? सर कंप्रेशन इंडेक्स, बी ऑप्शन सही। अब बताओ, कहीं दिक्कत आई? एक दो क्वेश्चन और ले लूं, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर साथ में लास्ट में और करा देंगे। जो मेन क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आते वो मैं कराता चल रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं हो। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा और आपका समय ज़्यादा खराब होगा, इसलिए थोड़ा सा वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं जो आपको भी जल्दी से हो जाए। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वहाँ नोट्स में नहीं लिखवाया मैंने फाइनल चीज,
लेकिन यहाँ से देखो अब ये नोट्स में ऐड हो जाती है, ऐसी चीजें नोट्स में ऐड हो जाती है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, अब ये चीज आप जब क्वेश्चन करोगे तो वहां ऐड हो जाती है कंसोलिडेशन। अभी क्वेश्चन आ गया मेरे सामने तो आपको बता देंगे। एक्सक्यूज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान। ट्राई एक्सल स्ट्रेस समझने वाला क्वेश्चन है। ट्राई एक्सल स्ट्रेस, बी क्रिप, सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन डी स्टील ग्रेडियंट। अब मेरे बात चाहिए, क्वेश्चन देखना। सेकेंडरी कंसोलिडेशन वो तो हमें याद है सर, आईपीएस 3 प्रकार का होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब ये कह रहा है कि इनिशियल किस लिए होता है? इनिशियल आपने कहा कि सर वो एयर वॉइड निकलने के कारण। सेकेंड, प्राइमरी किसके होता था? वाटर के निकलने के कारण। सेकेंडरी में क्या था? पार्टिकल के रीअरेंजमेंट के कारण। हो गया। अब ये कह रहा है सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसके कारण होता है? क्वेश्चन देखना, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज क्यूज्ड ड्यू टू किस कारण होता है? तो आपके दिमाग में बात आ गई, सर ने कहा था पार्टिकल के रीअरेंजमेंट के कारण होता है, पार्टिकल के आपस में चिपकर सेटलमेंट होने के कारण होता है। ढूंढते हैं उस ऑप्शन को। ट्राइक्सल स्ट्रेस वो भी नहीं है, क्रिप भी नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नहीं है, क्वेश्चन ही खोटा। गलत ऑप्शन दे दिए सर। अरे गलत ऑप्शन कैसे दे दिए? कुछ तो होगा, ऑप्शन दिए तो आंसर होगा इसमें। देखो पहली बात तो बिना काम के ऑप्शन तो सीधे निकल जाएंगे आपसे। देखो स्टील ग्रेडियंट का कोई काम ही नहीं है, तुक्का मारने वाली बात, वहां समझ में नहीं आए तो चीज को बताएं। स्टील का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एफएम से कोई लंबा प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं है भाई। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकेंडरी प्रेशर की तो सर ने कहीं बात ही नहीं करी थी इसमें, प्रेशर की बात ही नहीं करी। अब 2 वर्ड रह रहे हैं हमारे पास, ट्राइक्सल स्ट्रेस और क्रीप स्ट्रेस। और ट्राइक्सल स्ट्रेस पे कंसोलिडेशन में स्ट्रेस तो बात कर ही नहीं रहे सर, तो फिर भी क्या होता? तो एक वर्ड बचता है क्रीप। क्रीप होता क्या है? ये आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अपनी डिप्लोमा वीडियो क्लास में आराम से पढ़ेगा कि क्या होता है। ये से एक प्रकार से सेटलमेंट ही है। क्रीप क्या होता है? एक प्रकार से सेटलमेंट ही होता है। ये सोइल का सेटलमेंट होता है, पार्टिकल जैसे ये लॉन्ग वे सेटलमेंट को होता है, जो वही क्रीप को ही कहता है, जिसका वैल्यू समय के साथ, इसकी लोडिंग क्या होती है? समय के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन जो समय के साथ इसकी सेटलमेंट बढ़ता है, समय के साथ सेटलमेंट बढ़ता है, लेकिन सेटलमेंट बढ़ने की जो दर है, सेटलमेंट होने की जो रेट है, वो समय के साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी समय के साथ कम होती है। जब 7 दिन की इसकी 2.2 होती है तो 1 साल की साथ इसकी 1 होती है। ये जब डाटा मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा वहां आपको अच्छी तरह पढ़ा दूंगा, तो ध्यान रखना सेटलमेंट इसको क्रीप के कारण होता है, क्योंकि क्रीप भी एक प्रकार सेटलमेंट ही है, पार्टिकल रीअरेंजमेंट तो वही चीज सेटलमेंट ही है, वो लॉन्ग टाइम सेटलमेंट के ही हिसाब से है, ठीक है। लेकिन क्या है, सेटलमेंट की जो रेट है इसकी समय के साथ क्या होती है? कम होती जाती है। तो क्रीप से क्या होगा? क्रीप की कारण ही, एक प्रकार से क्रीप ही है। समझ गए आप? समझ गए? क्लियर? तो आज के लिए क्वेश्चन इतने बहुत हैं, और अपन कल के यूनिट में कर लेंगे, कल के चैप्टर में इसमें, और बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। कल के लेक्चर में ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन कुछ जो हार्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे इसमें। फिर अपन नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर वही जाते जाते आपसे फिर कहूँगा, प्लीज शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। और हो सकता है, हम अब कोशिश भी कर रहे हैं, जो थ्योरी के नोट्स वगैरह हैं, जो अपने खुद के एएस स्टडी के, अपन अपने टेलीग्राम चैनल जो एएस स्टडी है उस पर भी जो ज्वाइनिंग है बहुत कम है, उस पर भी बच्चों की संख्या कम है। कि उससे हमें लगता है अगर आप एएस टेलीग्राम से जुड़ोगे तो वहां भी अपन क्या करेंगे, अभी जो नोट्स डाले हुए हैं, जो टेलीग्राम एएस स्टडी चैनल है, वहाँ अभी जितने भी नोट्स है वो अदर कोचिंगों के हैं भाई। कुछ ज्यादा इंग्लिश में है, कुछ ज्यादा बुकें हैं, वो अलग कोचिंग हो गए। अभी तक अपने एएस स्टडी के प्लेटफॉर्म के वो अपने पास नोट्स वहां नहीं डाले हुए हैं। नोट्स तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम सोच रहे हैं थोड़ा सा विस्तार कैसे भी हो, तो अब उन पे ही काम चल रहा है। अब अपने खुद के नोट्स जो हिंदी इंग्लिश मीडियम जो लिखाए जा रहे हैं, जो थ्योरी के नोट्स हैं, बहुत जल्दी उन पे काम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब काम करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप शेयर करने का काम कर रहे हो। अगर आप ये काम रोक दोगे तो हम वो काम रोक देंगे, तो फिर हम जैसे चल रहा है चलने देंगे। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत, मैंने क्या कहा था, आप 2 कदम बढ़ोगे, मैं 4 कदम चलूंगा। आप मेरे को थोड़ा सा शेयर करके दोगे तो जो ये न्यूमेरिकल जो टफ सब्जेक्ट है उनको तो मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे बीएमसी हुआ, बीटी हुआ, ये थ्योरी के चैप्टर ऐसे हैं कि आप अपने नोट्सों से पढ़ोगे हमारे, क्योंकि वो नोट्स अपने ना तो इंग्लिश में है ना हिंदी में, एकदम ऐसे हैं कि आप उनको पढ़ोगे, समझोगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। तो वो नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं,
उस काम जिस दिन से मैंने आपको कहना स्टार्ट किया है उसी दिन से मैंने उन पे काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप जितनी ग्रोथ दोगे, एक तो एएसटीडी चैनल को जो टेलीग्राम पे चैनल है उसमें भी आप बच्चों को ऐड करवाओ जितना हो सकता है, वहां ऐड होंगे तो वहां क्या करेंगे, जितनी जल्दी हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा उतनी जल्दी बीएमसी के जो मार्च में एसएससी का एग्जाम होने वाला है, जो डेट है उसकी मार्च में, तो हमारी पूरी कोशिश है जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ कराने की कोशिश करेंगे, और जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको जो प्रॉपर नोट्स वहाँ इंग्लिश में है वो समझ में नहीं आते, और कुछ अदर कोचिंग नोट्स हैं जो बहुत हार्ड लैंग्वेज में, बहुत सफिशिएंट लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, अपनी लैंग्वेज कैसे जो मैं बोलता हूँ वही लिखवा रहा हूँ, तो वही नोट्स लिखे हुए हैं, उन पे ही काम चल रहा है, उनकी पीडीएफ फाइलें बन रही हैं, बनाने पे काम शुरू कर दिया गया है। बस उन पे लगने के बाद वो जैसे जैसे आप, मैंने कहा आप 2 कदम चलो, मैं 4 कदम आपके साथ चलने वाला हूँ, बस मेहनत आपको करनी है मेरे साथ मिलकर, क्योंकि किसके लिए करनी है, अपने लिए। देखो आप नौकरी लगोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा चैनल परिवार भी चलता रहेगा, तो वो भी आपके सहयोग से चलेगा, आर्थिक सहयोग से नहीं तो कम से कम शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, अपने चैनल को आगे बढ़वाओ, ठीक है। जितना हो सके मार्केट में अपना चैनल जब तक नहीं बढ़ेगा, और आप खुद देख रहे हो कि अपन मार्केट से कितना अलग चल रहे हैं, पढ़ते समय अपने कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं बात करता हूँ आपसे सिर्फ शुरू के 5 मिनट में या लास्ट के 5 मिनट में, ताकि जो बच्चों को टाइम नहीं होता है वो अगर मेरी बात को नहीं सुन पाते हैं तो वो चले भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत बिजी हैं, वो अपने सर के लिए 5 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन उनके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे मुझे टाइम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा वर्क कीजिए, मैं भी आपके लिए पूरा सहयोग कर रहा हूँ। पीडीएफ पे भी काम शुरू हो गया है, हम बहुत जल्दी हो सकता है टेक्निकल चैनल पर हम पीडीएफ डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।